बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है तो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से ही, सीपीआर से ही आपको यहाँ पर भी सीपीआर बनानी है। लेकिन इसके अंदर चेंज क्या आ रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस आ जाए या फिर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको आज हम लोगों ने करना है। पहले तो ये देख लो कि नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है हमारे पास, नॉर्मल लॉस होता है हमारे पास जो कि नॉर्मली हो रहा होता है। मतलब आप प्रोडक्शन करोगे तो वो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। इसको आप कहते हो नॉर्मल लॉस। जैसे सपोज करो, हम जो है, एक आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल लो। घर में सब जो है वो सारे के सारे दूध का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर आप बाजार से 1 केजी या 1 लीटर जो है वो आप अगर मिल्क लेकर आते हो और घर में आकर उसको बॉईल करते हो तो वो 1 लीटर नहीं रहता। वो नॉर्मल लॉस होता है उसके अंदर। वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसमें कुछ एवोपरेशन हो जाती है। तो यही चीज यहाँ पर भी जो है वो हमें सफर करनी पड़ेगी, यानी कि नॉर्मल लॉस को हम देखेंगे यहाँ पर। ये कहलाता है आपके पास नॉर्मल लॉस। की प्रोडक्शन करेंगे तो इतना लॉस आपको बेयर करना ही पड़ेगा। 10 यूनिट्स की अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो 9 यूनिट्स आ रहे हैं। 1 यूनिट हमारा लॉस हो रहा है, तो ये नॉर्मल लॉस है। कंपनी ने पहले से ही तय कर रखा है कि भाई कुछ एवोपरेशन के अंदर, कुछ मिक्सिंग के अंदर, कुछ ना कुछ हमें लॉस बेयर करना पड़ता है। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस ये होता है कि भाई आपका मटेरियल ज़ाया हो गया, गिर गया, या आपके यूनिट्स जो है वो खराब हो गए। वो किस में आ जाता है? हमारे पास एबनॉर्मल लॉस में आ जाता है। मतलब कि जो हमने पहले से एक्सपेक्ट कर नहीं रखा था, जो हो गया मार्केट के अंदर जब हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट की, तो वो कहलाता है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस, जिसकी पहले से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस आ जाए तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। और अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आ जाए, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है, दोनों चीजें। तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में रीड करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि, हाँ, अनएक्सपेक्टेड लॉस। अली बिल्कुल सही कहा। कंपनी है, प्रोड्यूस कर रही है डिटर्जेंट विच रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग इन 4 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जो डिटर्जेंट ये प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए 4 डिपार्टमेंट्स इनको चाहिए होते हैं। यानी कि पहले डिपार्टमेंट जाती है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में, 4th डिपार्टमेंट में जाकर वो कंप्लीट होती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिपार्टमेंट 1। आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो डिपार्टमेंट 1 की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मतलब हम जो सीपीआर बनाएंगे वो डिपार्टमेंट 1 की बनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने आपको बताया यूनिट पुट इनटू प्रोसेस 60,000। अब जो इन्होंने यूनिट प्रोसेस में डाले हैं वो कितने डाले? 60,000 डाले। मतलब जो इन्होंने स्टार्ट लिया है वो 60,000 से लिए। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन क्या था? वो बीच का डिपार्टमेंट था, तो उसको यूनिट्स रिसीव होते थे। जो पहला डिपार्टमेंट होता है तो वो स्टार्ट करता है, यूनिट पुट इनटू प्रोसेस आता है उसमें। तो यहाँ पर इसने 60,000 यूनिट से क्या किया? स्टार्ट किया। फिर आगे बता रहे हैं यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 2 54,000। अच्छा, इसने जो यूनिट्स आगे ट्रांसफर किए हैं, 60,000 से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। और 54,000 इसने आगे कंप्लीट करके क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद आगे इन्होंने आपको बताया यूनिट स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड 4,000। अब इनके पास जो एंडिंग में यूनिट्स रखे हुए हैं वो कितने रखे हुए? 4,000 रखे हुए, ठीक है। मतलब कि अब वो 60,000 के बारे में बता रहे हैं कि 60,000 इनके पास यूनिट्स आए और इस 60,000 में से इन्होंने 54,000 तो कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर दिए, और 4,000 जो है वो यूनिट्स अभी भी स्टिल इनके पास प्रोसेस में है। फिर उसके बाद, अब मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो टोटल हमारे पास जो ओवरऑल अब तक की जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है 58,000 यूनिट्स की।
स्टार्ट हमने कितने किए हैं, 60,000। और जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है, जो हमने कंप्लीट किए हैं या फिर हमारे पास अभी भी एंडिंग में कुछ मौजूद हैं, तो मिलाकर हमारे पास टोटल जो यूनिट्स बन रहे हैं वो 58,000 यूनिट्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि आपको यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस नॉर्मल 1200 का, 1200 यूनिट्स का आपको लॉस हुआ है, और ये जो लॉस है वो है नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस नहीं। चलो ठीक है सर, 58,000 पहले यूनिट थे, अब 1200 और यूनिट्स की भी इंफॉर्मेशन आ गई। टोटल जो हमारे पास यूनिट्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 59,200। टोटल जो यूनिट्स हो चुके हैं वो 59,200 यूनिट्स हो चुके हैं। 60,000 से हमने स्टार्ट किया, 54,000 यूनिट्स हमने आगे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए हैं, 4,000 हमारे पास अभी भी एंडिंग में मौजूद है, 1200 यूनिट्स का हमें नॉर्मल लॉस हो गया। तो टोटल जो अभी तक उसने हिसाब बताया हमें वो 59,200 यूनिट्स का बताया। लेकिन हमारे पास जो हिसाब होना चाहिए था वो टोटल कितना होना चाहिए था, 60,000 यूनिट्स का। अभी भी यूनिट्स कम पड़ रहे हैं। और कितने यूनिट्स कम पड़ रहे हैं सर, 800 यूनिट्स कम पड़ रहे हैं। अगर हम टोटल 60,000 में से जो 52,000 यूनिट्स तो हमारे सामने है नजरों के, उसको माइनस कर दें, जो नजर के सामने नहीं है वो है 800 यूनिट्स। और इसको आप क्या कहोगे, एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आई सबको? यहां तक बात क्लियर हुई? एबनॉर्मल लॉस मैंने किस तरीके से निकाला कि भाई उसने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, सब चीजें हमारे सामने थी, पानी की तरह साफ थी कि भाई 60,000 यूनिट्स हमने टोटल लगाए हैं, 60,000 में से 54,000 हमने आगे ट्रांसफर कर दिए, 4,000 हमने हमारे पास अभी भी एंडिंग में मौजूद है, 1200 यूनिट्स हमें लॉस हो चुका है। और ये किसका लॉस हो चुका है, नॉर्मल लॉस का हो चुका है। अभी भी हमें अभी भी हमें अभी भी हमें अभी भी हमें 800 यूनिट्स नहीं मिल रहे थे कि वो कहाँ गए। तो 800 जो यूनिट्स आपको नहीं मिल रहे, तो वो किस में आ जाते हैं, वो एबनॉर्मल लॉस में आ जाते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो वो इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे, सारे यूनिट्स का टोटल कर लेना कि आपके पास कितने यूनिट्स टोटल जिनका आपके पास कैलकुलेशन मौजूद हो, वो आप सब यूनिट्स का टोटल करना। टोटल करने के बाद देखना कि भाई आपको मिले कितने यूनिट्स थे या आपने स्टार्ट कितने की यूनिट्स की, उससे सब्ट्रैक्ट करवाना, तो आपको एबनॉर्मल लॉस के बारे में पता लग जाएगा। आपको एबनॉर्मल लॉस के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई, एबनॉर्मल लॉस किस तरीके से होता है? अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। अच्छा, इसने आगे इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने मटेरियल इतना लगाया है, लेबर इतनी लगाई है और फैक्ट्री ओवरहेड इतना लगा है। तो टोटल कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी इन्होंने आपको बता दिया है। और आपको क्या बनानी है, सीपीआर बनानी है। सीपीआर बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट वन की। अब हम इसको, जी बेटा एफसीएमए की क्लास है। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन पूरा मैंने आप लोगों के सामने रीड कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन को बकायदा तौर पे क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनता था, ठीक है, क्वांटिटी शेड्यूल बनता था। तो क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं, ईपीयू भी बनता है, ईपीयू भी बना लेते हैं, क्वांटिटी शेड्यूल बना लेते हैं, तो हमें लॉस यूनिट के बारे में पता लग जाएगा। क्वांटिटी शेड्यूल में मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास बताना होता है कि टोटल यूनिट्स कितने थे। जो आपने यूनिट पुट इनटू प्रोसेस होता है या यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर तो यूनिट पुट इनटू प्रोसेस है, या यूनिट स्टार्ट भी आप कर सकते हो। सर वो हमारे पास कितने हैं, सर वो हमारे पास है 60,000। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इन 60,000 यूनिट्स का आपने क्या करना है, हिसाब देना है कि भाई ये 60,000 यूनिट्स गए तो गए कहाँ। सर इसमें से यूनिट्स कुछ हमने आगे ट्रांसफर आउट किए, यूनिट कुछ हमने आगे ट्रांसफर आउट किए, यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट टू। वो कितने किए सर, 54,000 यूनिट्स हमने आगे ट्रांसफर आउट किए। अच्छा सर, कुछ हमारे पास एंडिंग में भी यूनिट्स हैं।
वो सर हमारे पास कितने 4,000 हैं। और सर कुछ नॉर्मल लॉस भी हुआ है, वो भी क्वेश्चन में उसने बता दिया था हमें। वो सर 1200 का हुआ। अभी भी 800 यूनिट्स का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो 800 यूनिट्स हमारे क्या होंगे, एबनॉर्मल लॉस में जाएंगे। ठीक है, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना हो तो इन सबको प्लस करो, और इसमें से क्या कर दो, 60,000 में से माइनस कर दो, तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। तो टोटल आपने हिसाब दे दिया कि सर हमारे पास जो थे वो 60,000 यूनिट्स इस तरीके से आए। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। क्लियर? जी सर। जी बोलिए। ये जो नॉर्मल लॉस है सर, ये हर दफा क्वेश्चन में दिया होगा? देखो, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल लॉस दिया हो या ना दिया हो। देखो मेरी बात सुनो, जी। अगर तो क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस दिया है तो जो दूसरा लॉस निकलेगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल लॉस के बारे में नहीं बता रहे और फिर भी यूनिट्स कम पड़ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल लॉस ही होता है, वो नॉर्मल लॉस में काउंट नहीं होता। नॉर्मल लॉस जब भी होगा तो वो आपको बताएगा कि भाई ये नॉर्मल लॉस है हमारा। ठीक है, अगर वो नहीं बता जी रहा सर। और फिर भी यूनिट्स कम पड़ रहे हैं तो इट मीन्स कि जितना भी लॉस है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा, नॉर्मल लॉस जी की ना सर। वो आपको परसेंटेज भी बता सकता है। वो आपको परसेंटेज भी बता सकता है। वो आपको परसेंटेज किस तरीके से बता सकता है? वो कहता है कि भाई आप जितने भी यूनिट्स प्रोडक्शन में डालते हो उसमें से 2% आपका नॉर्मल लॉस है। तो जो यूनिट्स आपने प्रोडक्शन में डाले, यानी कि 60,000 डाले, 60,000 का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो नॉर्मल लॉस को परसेंटेज में भी वो आपको बता सकता है, लेकिन वो आपको बताएगा जरूर। अगर नहीं बताएगा तो इट विल बी कंसिडर एज एबनॉर्मल लॉस। आप उसको एबनॉर्मल लॉस में कंसिडर करोगे। एबनॉर्मल गेन नहीं होता बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस होता है, वो नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक की कहानी है, ये भी बहुत एग्जामिनर बहुत कम टेस्ट करता है। जी जी बेटा, बिल्कुल नमाज ब्रेक दे देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, फिर उसके बाद हम नमाज, अभी एक रिदम बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम नमाज ब्रेक दे देते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने क्वांटिटी शेड्यूल बना लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाने का टाइम आ गया। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट थोड़ा सा और से, यहाँ पे आपकी कंसिडरेशन चाहिए होगी मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें जो परसेंटेजेस दी जा रही हैं कंप्लीशन की, 90% और 60% अलग अलग दी जा रही है। मटेरियल की अलग दे रहा है आपको, और लेबर और ओवरहेड की अलग दे रहा है 60%। इट मीन्स कि हमारे पास दो कॉलम्स बन जाएंगे, मटेरियल का अलग बन जाएगा और कन्वर्जन का मैं अलग बना दूंगा। अगर एक ही परसेंटेज होती तो मैं एक ही कॉलम बनाता। सबसे पहले जो हम स्टार्ट देते हैं वो स्टार्ट देते हैं यूनिट कंप्लीट से, कि हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए। सर हमने 54,000 यूनिट्स कंप्लीट करके, या यूनिट कंप्लीट कह लो या इसको यूनिट ट्रांसफर कह दो, क्योंकि अब कंप्लीट तो नहीं है, ये ट्रांसफर आउट किए। यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट टू, 54,000। और इसमें अब ऐड करवा लो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यूनिट्स।
तो सर इसमें अगर हम देखें मटेरियल वाइज जो है हमारा एंडिंग में जो थे वो 4,000 यूनिट से, एंडिंग में जो थे वो 4,000 यूनिट से 90% कंप्लीट थे मटेरियल वाइज। तो 90% लेके जाएंगे, 4,000 का 90% लोगे तो 3,600 आएगा। और अगर कन्वर्जन वाइज देखें तो वो 4,000 का आप 60% लोगे, 0.6, तो वो आ जाएगा आपके पास 2,400। अब इसमें जो नॉर्मल लॉस है वो नहीं दिखाते हो आप, नॉर्मल लॉस के मैंने बताया कि नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होती है क्योंकि वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल लॉस आ गया तो उसकी एडजस्टमेंट होगी ईपीयू के अंदर भी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस में सर हमारे पास 1,200 यूनिट्स, 800 यूनिट्स आए थे। अब नॉर्मल लॉस में हमारे पास कितने यूनिट्स आए थे, 800 यूनिट्स आए थे। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखिएगा जब भी एबनॉर्मल लॉस आ जाए उसको आपने ईपीयू के अंदर, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एडजस्ट करना है एबनॉर्मल लॉस को। ठीक है, तो अब आप इसका कर लेंगे टोटल। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, सबका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58,400 इसका आ जाएगा। इसका टोटल करो कितना आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 57,200। ठीक है जी, तो ये हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बना लिया। जहां तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ, अब सीपीआर की तरफ चलूंगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, सबको क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होता था वो ये होता था कि हम क्या निकालते थे, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में सर हम सबसे पहले मटेरियल लिखते तो पहले तो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिखते। अब कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट तो है नहीं हमारे पास, है ना, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट तो है नहीं हमारे पास, तो हम डायरेक्टली जो हमने कॉस्ट इनकर्ड की है उसको लिख देंगे। अब वो कॉस्ट सर हमने कौन कौन सी की है, सर हमने मटेरियल किया है, हमने लेबर की है, और हमने एफ ओ एच किया है। ये तीन कॉस्ट इनकर्ड की हैं। और सर टोटल टोटल कितने की है, मटेरियल ये किया है 87,600, लेबर ये की है, और एफ ओ एच ये किया है। तो मटेरियल 87,600 और 28,600 और 45,760 पर यूनिट निकालेंगे, ये तो टोटल है हमारे पास। और अब पर यूनिट निकाल लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट कॉस्ट के लिए कल मैंने आपको बताया था कि जो टोटल कॉस्ट है 87,600 जैसे मटेरियल की है, इसको मटेरियल के ईपीयू से क्या कर दोगे, डिवाइड। अब मटेरियल का ईपीयू कितना है सर, मटेरियल का ईपीयू है 58,400। ठीक है जी, तो इसका कितना आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा हमारे पास 1.5। ऐसे ही लेबर का करेंगे, लेबर की जो कॉस्ट है वो सर 28,600 है, और इसका जो ईपीयू है वो आया है 57,200। तो ये 0.5 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर एफ की करते हैं तो एफ की टोटल कॉस्ट है सर 45,760, और इसको डिवाइड कर देंगे 57,200, इसका भी ईपीयू सेम था।
तो 0.8 आ जाएगा। टोटल कर लेंगे। टोटल जरा मुझे करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। टोटल मुझे बताओ कितना आ रहा है। 2.8 पर यूनिट आ गया, ठीक है सर। ठीक है, 2.8 आ गया और कॉस्ट है 161960। ठीक है जी, ठीक है जी। 161960 और टोटल 2.8। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट कर लिया। अब हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलो। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेड। ये किया था हमने भी लास्ट टाइम, देखो अभी तक कोई चेंज नहीं आया, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वही है। अब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में मैंने आपको बताया कि जो यूनिट्स आपने कंप्लीट किए वो दिखाना है और जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है वो दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट। कंप्लीट तो नहीं आएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट टू आएगा। ठीक है, अब वो कितने यूनिट्स हमने सर ट्रांसफर किए? सर हमने 54,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 2.8 है, अभी अभी हमने निकाली ऊपर। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 1,51,200। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते थे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा काम करोगे। वो काम ये करोगे, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो यहां पर एडजस्टमेंट होगी। एक तो ईपीयू के अंदर एडजस्टमेंट हुई एबनॉर्मल लॉस की। देखो नॉर्मल लॉस तो बिल्कुल ठंड में चल रहा, कहीं पर आ ही नहीं रहा। नॉर्मल लॉस तो बिल्कुल ठंड में चल रहा है, बिल्कुल कहीं पे नहीं आ रहा, बस क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर हमने दिखाया नॉर्मल लॉस। इसके अलावा कहीं पर नहीं आया। ना ईपीयू के अंदर आया, ना कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज के अंदर आया, कहीं पर नहीं आया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को आपने दिखाना है, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, इसकी कॉस्ट जो है वो आप चार्ज करोगे। तो एबनॉर्मल लॉस में सर हमारे पास 800 यूनिट थे। ठीक है, और एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो कितनी है? 2.8 है। तो 800 को जरा 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2240 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ गया। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो रही है ना बेटा? कोई मसला तो नहीं है ना? क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है जी। अब देखो, वर्क इन प्रोसेस में सबसे पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिखते थे सर, ये तो पहला डिपार्टमेंट है, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कोई है नहीं, तो डायरेक्टली हम किस पे आ जाएंगे? मटेरियल, लेबर और एफओएच। एंडिंग यूनिट्स कितने थे आपके सर? एंडिंग यूनिट्स थे 4,000। मल्टीप्लाई करवा दो ये जितना जितना परसेंट कंप्लीट है सर। मटेरियल जो था वो 0.9% कंप्लीट था। ठीक है, और सर लेबर और एफओएच 0.6%, 60% कंप्लीट थी। चाहो तो ईपीयू के अंदर हमने परसेंटेजेस अप्लाई की हुई हैं, इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3,600 और 2,400। ये कल एक बच्ची सवाल पूछ रही थी।
ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट लिख लो या परसेंटेजेस निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, मटेरियल, लेबर और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट जो थी। मटेरियल की कॉस्ट थी 1.5, लेबर की थी 0.5 और एफओएच की थी 0.8। 1.5, 0.5 और 0.8। तो ये कितना आ जाएगा? सही, ये आ जाएगा हमारे पास 5,400, 1,200 और 1,920। तो अगर इसका हम टोटल करते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, टोटल करते हैं, इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,520। अब सबको प्लस कर लो, जो यूनिट ट्रांसफर किए, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ और जो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है, तीनों का टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 161,960, ठीक है जी। 161,960। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ऊपर भी यही थी 161,960। तो दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो ये बेटा हमारे पास हो गया नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो ये काफी हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए कि अगर अगर नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। तो सर नॉर्मल लॉस हो तो उसको तो हम कहीं कंसिडर ही नहीं करते, बस क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर जाता है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है उसका। लेकिन सर अगर एबनॉर्मल लॉस है तो सर उसको हम ईपीयू के अंदर भी दिखाएंगे, उसको हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में भी दिखाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो मुझसे। सबको क्लियर है? तो ये बेटा क्वेश्चंस थे हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के, जो हमने सॉल्व किए, जल्दी जल्दी में सॉल्व किए। वो जो फाइल थे उसमें से भी हमने सॉल्व किया, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को भी हमने टच कर लिया। डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया, मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, ये जस्ट आप लोगों की एक हेल्प थी कि जो जो चीज़ें इसमें से छोटी मोटी चीज़ें थी वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हम अपना नया चैप्टर इंशाल्लाह ताला जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है ना। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके भी हम लोग जो फाइल से हमारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आप लोगों ने मुझे कहा है कि सर इस फाइल से करवाना, ठीक है। तो इस फाइल से मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। तो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल की रख लेते हैं, आज की जो है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बेटा आज अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद जो है वो मेरी एफएससीआर की भी क्लास है और फिर उसके बाद आज हमने मंडी भी जाना है। एम MTQ 4 जो आपने मेरे ख्याल में कल भी पूछा था, मैंने आपको बताया था, वो मेरे ख्याल में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से था ना। तो अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं करवा दूंगा। नहीं बस परवाह बेटा क्लियर है, मेरे ख्याल में इतना बहुत है। MTQs मैंने तीन तीन तो करवा दी हैं और इसमें काफी हद तक कंसेप्ट भी क्लियर हो गए हैं। हाँ, अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता, एक नहीं करवाता, MCQs भी सॉल्व करवाता, जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं। जी ये बिल्कुल रिवीजन सेशन है। हाँ, अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, कुछ बच्चे जो है वो अभी मेरे ख्याल में जून का पेपर नहीं दे रहे होंगे, तो अगस्त के अटेम्प्ट के लिए अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो जून में ही हमारा न्यू सेशन एफएससीआर का स्टार्ट होगा, जिसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो वो चाहो तो आप लोग कर लेना, ये रिवीजन सेशन है। ये जस्ट एक रिवीजन सेशन है, ये तो अभी बस पेपर्स तक चलेगा। जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको हम जितना हो सकता है कवर कर लेंगे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा, क्लासेस हो रही हैं एफएससीआर की, एफएससीआर की भी हो रही है और एएमए की भी हो रही है।
तो जी चाहो सर, तो एम उसमें है हमारा। न्यू सेशन हमारा फौरन स्टार्ट हो जाएगा, जून में ही स्टार्ट होगा। सर एम ए की भी होंगी क्लासेस? जी, एएमए के भी होंगे और एफएससीआर के भी। अभी चल भी रहा है सेशन, उसमें माशाल्लाह तकरीबन 50-60 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो अब न्यू सेशन में देखते हैं कितने इनरोल होते हैं। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, एफएससीआर का भी और एएमए का भी, दोनों सेशन स्टार्ट हो, हर 2 महीने में हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है। और एफसीए में, जी बिल्कुल एफसीए में पढ़ाता हूँ अली भाई, तभी तो पढ़ा रहा हूँ आपको। जी सर, इंशाल्लाह पेपर के बाद 16 को पेपर, उसके बाद हम इंशाल्लाह एम ए की क्लासेस ज्वाइन करेंगे आपके साथ। ठीक है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में। जैसे ही पेपर्स एंड होते हैं तो उसके बाद हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हर दो जी महीने जी में सर, न्यू सेशन स्टार्ट होता क्योंकि अगस्त अटेम्प्ट के लिए हमें तैयारी करनी है एम ए की इंशाल्लाह। है। हाँ मतलब वही अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चल रहा होता है। जी ठीक है फिर। अब कल कल हाँ कल जो है वो वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन हम लोग एक क्लास रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। पेपर्स करीब है ना, तो जी सर, मेरे ख्याल में मैं ईद का पहला दिन जो है वो क्लास नहीं होगी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन भी शायद मैं आप लोगों की क्लास रखूंगी। पहले दिन भी रखनी चाहिए सर। हाँ हाँ, पहले दिन रखनी चाहिए। हम तो मैं बिल्कुल फारिग हूँ ना घर से, है ना। नहीं सर, मैं तो मतलब जिस टाइम आप फारिग होते हो उस टाइम। ईद के पहले दिन रखेंगे, दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह रखेंगे, और कल रखेंगे क्लास। इंशाल्लाह सर। ठीक है जी, ओके, मैं ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।